ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोलॉजी। तो जो भी पीडीएफ्स है ना वो अपडेटेड इस तरह से हैं कि उनके एंड पे ना मैंने एडिशनल नोट्स ऐड किए हैं। ठीक है, जो एडिशनल नोट्स है ना उनमें वो इन्फॉर्मेशन है जो कि इस पीडीएफ में नहीं है, तो इस तरह से वो अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये दिखी गई है कि प्लावेबल के एमसीक्यूज़ में जो इन्फॉर्मेशन इससे यूज़ होकर वो सॉल्व हो रही है, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि इस पीडीएफ में इंक्लूड नहीं है वो जो है ना इसमें फिर एंड पे एज एडिशनल नोट्स ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो ये एज सच कोई बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ एक लाइक एन ऑडियो बुक और इसके एंड पे जो है एडिशनल नोट्स। ओके, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में पेशेंट विद आता है विद इस्कीमिक चेस्ट पेन। ठीक है, अगर हम उसकी परफॉर्म करें ईसीजी और एसटी एलिवेशन नहीं आती तो जो है और ट्रोपोनिन नॉर्मल होते हैं वो अनस्टेबल एंजाइना होता है। अगर ट्रोपोनिन रेज होते हैं और एसटी एलिवेशन भी नहीं है तो ये नॉन एसटी एलिवेशन एमआई होता है, और अगर एसटी एलिवेशन है तो फिर वो एसटी एलिवेशन एमआई है। ठीक है, एसटी एलिवेशन है तो एसटी एलिवेशन एमआई है, और अगर एसटी एलिवेशन नहीं है और ट्रोपोनिन नॉर्मल है तो अनस्टेबल एंजाइना है, और अगर ट्रोपोनिन रेज है तो वो नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई है। ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ईसीजी चेंजेस अगर हैं तो स्टेमी है, नहीं है तो अगर कार्डिक मार्कर रेज्ड हैं, ठीक है, तो नॉन स्टेमी होगा। ठीक है, और अगर कार्डिक मार्कर्स भी रेज नहीं है तो वो अनस्टेबल एंजाइना होगा। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इंक्लूड स्टेमी, नॉन एंड स्टेमी एंड अनस्टेबल एंजाइना। सिम्टम्स एंड साइंस। द क्लासिक एंड मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इज चेस्ट पेन। ठीक है, typically central left-sided substernal epigastric may radiate to the jaw, left arm and the shoulder, often described as heavy or constricting like an elephant on my chest. बहुत ज़्यादा heavy feeling आती है. It should be noted however in real clinical practice that patients present with a wide variety of types of chest pain and doctors may confuse ischemic pain for other causes of such as dyspepsia. ठीक है, dyspepsia को confuse कर देते हैं इस्कीमिक पेन के साथ। सर्टेन पेशेंट फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ एल्डरली में नॉट एक्सपीरियंस एनी चेस्ट पेन, तो उनमें साइलेंट एमआई होता है। अदर पॉसिबल सिम्टम्स ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इंक्लूड डिस्निया, स्वेटिंग, nausea and vomiting may appear pale and clammy. Risk factors of ischemic heart disease. Unmodifiable risk factors कौन से हैं? Increasing age, gender और family history. Modifiable risk कौन से हैं? Smoking, diabetes, hypertension, hypercholesterolemia and obesity. इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या कराते हैं? ईसीजी कराते हैं, कार्डिक मार्कर्स कराते हैं। पहले हमने ईसीजी कराई ना, ठीक है, फिर देखा कि स्टेमी है, एसटी एलिवेशन है या नहीं, फिर उसके बाद कार्डिक मार्कर्स कराए, फिर देखा कि हम उसको अनस्टेबल अंजाइना और एनस्टेमी में वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी दो इन्वेस्टिगेशन कराई? ईसीजी एंड कार्डिक मार्कर्स। ईसीजी एंड एसटी एलिवेशन एमआई एलिवेटेड एसटी सेगमेंट इन सर्टेन लीड्स गिव्स अ क्लू दैट अबाउट द साइट एंड टाइप ऑफ द स्टेमी। लेटरल एम आई, इंफीरियर एम आई, इंटीरियर एम आई एंड अच्छा इंफीरियर जो एम आई होता है ना वो लीड 2, 3 और एवीएफ पाँव की तरफ की जो लीड्स होती हैं, एवीएफ फुट एंड वाली होती हैं और 2, 3 इनमें क्या होता है? इंफीरियर एम आई शो होता है। ठीक है, और इंफीरियर एम आई को कौन सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी। कौन सप्लाई करती है? द राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई द इंफीरियर एम आई। ये याद करने वाली चीज़ें। लेटरल एम आई तो AVL 1, V5 और V6 जो कि लेटरली लीड्स लगती हैं वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है, इसको सप्लाई करती है। एंटीरोसेप्टल V1 टू V4 क्योंकि बिल्कुल दरमियान में लगती हैं, ठीक है, तो ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग को सप्लाई करती है। एंटीरो लेटरल MI ये 1 AVL V4 V5 V6 ये भी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये है 2, 3 AVF फुट एंड 2, 3 भी ये क्या हुआ? इंफीरियर एम आई। ठीक है, नोट द ST एलिवेशन इन लीड 2, 3 एंड AVF राइट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन। तो 2, 3 AVF फुट पे कौन सा है? राइट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन होगी, कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी फुट एंड पे इंफीरियर को ये सप्लाई करती है, इंफीरियर वॉल को। ECG फीचर्स ऑफ लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन। लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, ठीक है, क्या फीचर्स होते हैं? वाइड स्प्रेड ST डिप्रेशन, ST एलिवेशन इन AVR। इमरजेंसी कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूड हो जाए तो ST डिप्रेशन होगा, ठीक है, ST सेगमेंट डिप्रेस हुआ होगा एंड ST एलिवेशन होगी AVR में। AVR में ST एलिवेशन होगी, बाकी सब में डिप्रेशन होगी। अनस्टेबल एंजाइना, नॉन ऑक्लूसिव थ्रोम्बस, ठीक है, वो पूरा ऑक्लूड नहीं कर रहा, नॉन स्पेसिफिक ECG एंड नॉर्मल कार्डिक एंजाइम। एनसेमी में क्या होगा कि ऑक्लूडिंग थ्रोम्बस होगा सफिशिएंट टू कॉज टिश्यू डैमेज एंड माइल्ड मायोकार्डियल नेक्रोसिस। ST डिप्रेशन मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, और एन सेमी ना तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, और लेकिन ST एलिवेशन ही होगा इधर। T वेव इन्वर्जन ऑन ECG एलिवेटेड कार्डिक एंजाइम्स, ठीक है, कंप्लीट थ्रोम्बस ऑक्लूड ST एलिवेशन ऑन ECG और न्यू लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एलिवेटेड कार्डिक एंजाइम्स होंगे एंड मोर सीवियर सिम्टम्स। मैनेजमेंट ऑफ ST एलिवेशन
मायोकार्डियल इन्फाक्शन इन एक्यूट सेटिंग हम मोना करते हैं। मोना क्या है, हमने मॉर्फिन दी, ऑक्सीजन दिया, नाइट्रेट्स एंड एस्पिरिन 300 mg। इफ़ द पेशेंट प्रेजेंट विद बिन 12 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, तो हम परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करेंगे जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, विद इन 12 आवर्स के अंदर, ठीक है, 12 घंटों के अंदर अंदर। इन दिस प्रोसीजर PCI द ब्लॉक्ड आर्टरीज आर ओपनड अप यूजिंग अ बलून एंजियोप्लास्टी, फॉलोइंग विच अ स्टेंट may be deployed to prevent the artery occluding again in the future. This is done via a catheter inserted into the radial या femoral artery से catheter डालते हैं और फिर वो जाता है उधर जिस साइड पे ओक्लूशन हुई हुई है और वहाँ पे उसको वो क्लॉट को डिसलॉज कर देता है वहाँ से, या फिर क्लॉट को तोड़ देता है, ठीक है। इफ़ नॉट और PCI इज़ अनअवेलेबल तो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, एल्टाप्लेज देते हैं, इज़ प्रेफर्ड ओवर स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। ये थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, डिसलॉज नहीं कहेंगे इसको, वो तोड़ देगा उसको, ठीक है। क्रॉनिक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ MI, एस्पिरिन फॉर लाइफ, ठीक है। टिकाग्रेलोर और प्राजुग्रल फॉर 12 months, क्लोपिडोग्रल, एंटी प्लेटलेट्स, क्लॉट फॉर्मेशन को कम करने के लिए। बीटा ब्लॉकर्स देंगे फॉर 12 months, एटिनोलोल, बिसोप्रोलोल। AC इनहिबिटर्स देंगे लाइफ के लिए हमने AC इनहिबिटर्स और एस्पिरिन देनी है, कैप्टोप्रिल, नालोप्रिल, रैमिप्रिल। इफ इनटॉलरेंट टू AC इनहिबिटर्स सच एज ड्राई कफ, यूज ARBs इंस्टेड, लोसार्टन, वोल्सार्टन। स्टैटिन्स फॉर एग्जांपल एटोरवास्टेटिन 80 mg per oral OD. So long term MI treatment includes 5 drugs: aspirin, clopidogrel, beta blockers, AC inhibitors and statins. A to B C S, okay, A to B C S। कौन से लॉन्ग टर्म ड्रग्स हैं? लॉन्ग टर्म ड्रग्स फॉर MI, A to BCS, एस्पिरिन, AC इनहिबिटर्स, ठीक है। B फॉर बीटा ब्लॉकर्स, C क्लोपिडोग्रल, स्टैटिन। एस्पिरिन, AC इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, क्लोपिडोग्रल, स्टैटिन्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे AABC+S लिखा हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ NSTEMI एंड अनस्टेबल एंजाइना। For all patients where the diagnosis of NSTEMI or unstable angina is made, aspirin 300 mg plus low molecular weight heparin, enoxaparin, dalteparin और fondaparinux need to be given as soon as possible, ठीक है। जहाँ पे भी डायग्नोसिस बने NSTEMI या अनस्टेबल एंजाइना का, उसमें हमने एस्पिरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देनी है। एस्पिरिन 300 mg, नाइट्रेट्स और मॉर्फिन टू रिलीव द चेस्ट पेन इफ रिक्वायर्ड, एंटी थ्रोम्बिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन शुड बी ऑफर्ड टू पेशेंट्स हु आर नॉट एट रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, जिनमें ब्लीडिंग का कोई रिस्क नहीं है, एंड हु आर नॉट हैविंग एंजियोग्राफी विद इन 24 hours. If angiography is likely within 24 hours or the patient creatinine is greater than 265 and fraction heparin should be given, ठीक है। तो अगर जो है ना विद इन 24 आवर्स उसकी एंजियोग्राफी करनी है या फिर पेशेंट का क्रेट बहुत ज़्यादा है तो हमने उसको लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देनी है, उसको फ्रैक्शन हेपेरिन देनी है, हमने लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन नहीं देनी। Fondaparinux and low molecular weight heparin are given subcutaneously, whereas unfractioned heparin is given IV, ठीक है। unfractioned heparin हम IV देते हैं। Second antiplatelet clopidogrel, prasugrel, IV glycoprotein 1,2B3A receptor antagonist, जिसमें टिरोफिबैन और एप्टिफिबाटाइड आ जाते हैं, should be given in patient who have an intermediate or high risk of adverse cardiovascular events. Predicted 6-month mortality above 3%, who are scheduled to undergo angiography within 96 hours of the hospital admission, जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर हाई रिस्क है कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स का, उनमें हम इंट्रावेनस ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A दे देते हैं, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। Coronary angiography should be considered within 96 hours of first admission to hospital to patients who have predicted 6 months mortality. It should be performed as soon as possible in patients who are clinically unstable. Example of recent exam question: a patient present with acute chest pain radiating to the jaw and shoulder plus other features suggesting ischemic heart disease, however without ST elevation on ECG. What to do next? तो सिर्फ ECG आया तो अब हम क्या कराएंगे? कार्डिक एंजाइम्स कराएंगे, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मेजर कार्डिक एंजाइम्स फॉर एग्जांपल ट्रोपोनिन, इफ ट्रोपोनिन इज हाई, तो ट्रोपोनिन हाई है तो इसका मतलब है एनस्टेमी है, ठीक है। अगर ECG चेंजेस होती तो हमें पता चल जाता स्टेमी है, और अगर ट्रोपोनिन हाई है तो एनस्टेमी होता है, और अगर ट्रोपोनिन नॉर्मल होता तो फिर अनस्टेबल एंजाइना होता। तो हम मैनेजमेंट क्या करेंगे? गिव सबक्यूटेनियस लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन और फंडापेरिनक्स प्लस एस्पिरिन 300 mg. Low molecular weight heparin include deltaparin and enoxaparin, and fondaparinux is an anticoagulant medication chemically related to low molecular weight heparin. A 60-year-old man with history of smoking, hypertension, diabetes present to his GP complaining of 25 minutes of left-sided dull aching chest pain radiating to his jaw. He was given aspirin 300 mg by his GP and then sent to medical services in a local hospital. He is no longer in pain. The ECG is normal. The troponin is elevated. तो ये क्या हुआ? तो ये एनस्टेमी है। तो एनस्टेमी में क्या हम देते हैं? हम देते हैं एस्पिरिन प्लस लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस फंडापेरिनक्स दिया।
सिर्फ अनफ्रैक्शन हेपेरिन है जो कि IV जाती है, ठीक है ना. A 62-year-old man with history of smoking plus hypertension present complaining of 25 minutes of left side constricting chest pain radiating to his left shoulder. He was given aspirin 300 mg and trianitrate for the pain. ECG was then done and showed ST elevation in lead 1 V1 to V4. V1 to V4 septal होता है ना, ठीक है. What is the most prevalent next step? तो ये क्या है, ECG चेंजेस आई हैं, ST एलिवेशन आया है. तो ये जो है ना सेप्टल मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, ठीक है. तो इसमें हमने क्या देना है, विद इन कितने आवर्स आया, 25 मिनट्स के अंदर आ गया. विदिन 12 आवर्स के अंदर आ जाए तो क्या करते हैं, PCI करते हैं. इफ़ नॉट अमंग द चॉइस तो हमने एल्टाप्लेस थ्रोम्बोलाइसिस करना है, ठीक है. A 59-year-old hypertensive patient present with emergency complaining of dull central chest pain for around 4 hours. His vitals are as follows. उसका रेस्पिरेटरी रेट 99 है, ब्लड प्रेशर उसका 155/95 है, ठीक है. ये थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, ठीक है. ये 21 है, ऑक्सीजन से 97%. उसका एक्सरे नॉर्मल है, ट्रोपोनिन अभी नहीं हुआ. ही वॉज गिवन IV मॉर्फिन फॉर हिज चेस्ट पेन. द ECG इज फॉलोइंग. ECG में देखनी है चेंजेस हमने, ठीक है. 2, 3 AVL AVF. अब ST सेगमेंट, तो ये तो T वेव इन्वर्जन है इसमें, 2 में भी, 3 में भी, VF में भी. तो ये क्या हुआ, T वेव इन्वर्जन एंड चेस्ट पेन इज मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है. In this case, 2 drugs should be given, aspirin and low molecular weight heparin. Low risk patient can be treated conservatively. However, if patient ischemia develops coronary angiography with PCI, or if the ECG shows features of left main coronary artery occlusion, widespread ST depression and ST elevation in AVR, तो हम emergency coronary angiography करेंगे. emergency coronary angiography अगर left main coronary artery में occlusion आए तो. A 61-year-old patient present with emergency complaining of dull central chest pain for around 4 hours. His vitals are as follows. Heart rate उसका 75 है, blood pressure उसका भी ठीक है. Oxygen saturation is 97%. He was given IV morphine for his chest pain, ठीक है. अब chest pain के साथ आया और इसमें क्या चेंजेस हमने देखने हैं. देखो ST डिप्रेशन है, ST डिप्रेशन है, ठीक है. ये तो ठीक है, इसमें भी ST डिप्रेशन है, ठीक है. 1 में, 2 में, ये 2 है. AVF भी देख लेते हैं, इसमें भी ST डिप्रेशन है, ठीक है. तो इसमें भी है. दिस ECG shows the typical features of left main coronary artery occlusion. सब में, इसमें भी है, इसमें भी है. अच्छा में तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. V1 में तो नहीं है, AVL में भी नहीं है, ठीक है. तो मेजॉरिटी में है, ठीक है. वाइड स्प्रेड ST डिप्रेशन है. AVR में ST एलिवेशन, AVR, हाँ ये ST एलिवेशन है. AVR में ST एलिवेशन है, बाकियों में क्या है, ST डिप्रेशन है. तो ये क्या है, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन. तो हम क्या करेंगे, इमरजेंसी कोरोनरी एंजियोग्राफी, कार्डियक टेम्पोनार्ड. इसमें क्या होता है कि एक्युमुलेट हो जाता है फ्लूइड, ठीक है, इन द पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है. पेरिकार्डियल स्पेस होती है अराउंड द हार्ट, ठीक है. और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इकट्ठा हो जाता है और प्रेशर डालने लग जाता है हार्ट पे, ठीक है. तो इसमें हमने 3 चीज़ें होती हैं इसमें. बैकस्ट्राइड देखते हैं, ठीक है. हाइपरटेंशन होती है, ठीक है. हार्ट साउंड मफल हो जाती हैं और JVP रेज हो जाती है. अदर्स डिस्निया, पल्सस, पैराडॉक्सस एंड टैक्यूकार्डिया. कार्डिक टेम्पनेट कैन डेवलप्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ MI. आफ्टर MI एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है, पेरिकार्डियल एफ्यूजन एंड कार्डिक टेम्पनेट. Trauma is the most common cause of cardiac tamponade or cardiac tamponade. Chest X-ray that shows enlarged globular heart. Globular heart दिखता है, ठीक है, ऐसे. This is a globular heart. Think of either pericardial effusion and cardiac tamponade. एको करते हैं जो कि डायग्नोस्टिक है, और ट्रीटमेंट जो है अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस है. हमने उस फ्लूइड को रिमूव कर देना है. जैसे कि निमोथोरैक्स होता है और उसमें फ्लूइड रिमूव कर देते हैं, हीमोथोरैक्स होता है और उसमें वो भी फ्लूइड रिमूव कर देते हैं, ठीक है. इस तरह से हमने इसमें से भी फ्लूइड रिमूव कर देनी, पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर देनी है, ठीक है. ये ग्लोबुलर हार्ट है. If the patient is in hypovolemic shock, severely low BP, and the question asks about the initial treatment 9, तो हम IV fluids पहले देंगे, ठीक है. हमने पहले जो है ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है उसका. कार्डिक टेम्पोनार्ड, ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन. पहले ऑक्सीजन वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है. 1 to 2 liters IV fluids, बेडसाइड पेरिकार्डियोसेंटेसिस. एट्रियल मिक्सोमा. मिक्सोमा इज अ ट्यूमर, ठीक है, इन द एट्रियम, benign tumor. 75% in the left atrium, tend to grow on the wall. Interatrial septum में grow होता है. 10% are inherited. Familial myxoma. Obstruction of mitral valve
क्या करता है ये माइट्रल वॉल्व को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मिड डायस्टोलिक मर्मर आता है, डिस्निया एंड सिंकपी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्मॉल पीसेस में ब्रेक ऑफ एंड ट्रैवल टू द आर्टरीज कॉजिंग इस्कीमिया ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द लंग, कैन कॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कैन कॉज स्ट्रोक इन द ब्रेन एंड क्लबिंग एंड ब्लू फिंगर्स। एट्रियल फिब्रिलेशन में हम क्या करते हैं, एको करते हैं। अच्छा इसमें एक दफ़ा देख लेते हैं फिर से, इसमें क्या होता है मिड डायस्टोलिक मर्मर, ठीक है, मिक्सोमा, मिड डायस्टोलिक मर्मर, ओके। एट्रियल फिब्रिलेशन में हम एको करते हैं, पेडुंकुलेटेड हेटेरोजेनस मास टिपिकली अटैच्ड टू द रीजन ऑफ द फोसा ओवैलिस। नहीं, इसमें क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन भी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है एट्रियल फिब्रिलेशन भी होती है, ठीक। और साथ में हम इसमें डायग्नोस्टिक क्या है, एको करते हैं। एको में क्या नज़र आता है कि हेटेरोजेनस मास है जो कि फोसा ओवैलिस इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ अटैच्ड है, ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम के साथ एक मास अटैच्ड है। इंपॉर्टेंट नोट, इफ एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया डेवलप सडन पेनफुल स्वॉलन लिम्ब विद द लॉस ऑफ पल्स, कि अगर एक्यूट इस्कीमिया डेवलप होता है तो पेनफुल स्वेलिंग होती है इन द लिम्ब और पल्स भी गायब हो जाती है। वी कुड सेव द लिम्ब बाय परफॉर्मिंग इन अर्जेंट कैथेटर एम्बोलेक्टमी कर सकते हैं हम। अ पेशेंट वाज हिट बाय अ कार इनटू हिज चेस्ट एंड इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हिज नेक वेन्स आर डिस्टेंडेड, हार्ट साउंड्स आर फेंट, हाइपोटेंसिव एंड टेकीकार्डिक। तो ये क्या है, बैकस्ट्राइड। बैकस्ट्राइड किसमें होता है, कार्डिक टेम्पोनेट में, ठीक है। हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, हाइपोटेंशन, मफन हार्ट साउंड एंड हाई जेबीपी, एक्सेस डेविएशन। इफ क्यूआरएस इन लीड 1 इज अप एंड इन लीड 2 इज डाउन, इफ क्यूआरएस इन लीड 1 इज अप एंड लीड 2 इज डाउन, तो ये क्या है, लेफ्ट एक्सेस डेविएशन। इट इज द राइट थंब, इट इज़ द लेफ्ट थंब, ओके, लेफ्ट थंब नीचे है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इफ़ क्यू आर एस इन लीड 1, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है लीड 1 में डाउन है और लीड 2 में अप है, ठीक है, राइट थंब में डाउन है तो ये क्या है, राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। लीड 1 लीड 2 ये है क्या है, नॉर्मल एक्सिस। लीड 1 ऊपर है, लीड 2 नीचे है, लेफ्ट वाला क्या है, लीड 2 है, लीड 2 नीचे है तो ये क्या है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लीड 1 नीचे है, लीड 2 ऊपर है, तो जो नीचे है उसमें क्या है, डेविएशन है, ठीक है। तो लीड ये राइट एक्सिस डेविएशन है। अब ये क्या है, दोनों ही नीचे हैं तो ये क्या है, राइट सुपीरियर एक्सिस डेविएशन, क्या है, राइट सुपीरियर एक्सिस डेविएशन। -30 to -90 प्लस 90 to 140, ये 30 90 180 270, तो ये 30 to 90 90 to 150 समथिंग लाइक दिस, ऐसे था। देख लेते हैं, ये रहा, ये -30, ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। 30 90 180 हाँ, तो ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, ये राइट एक्सिस डेविएशन है, ये नॉर्मल रेंज है और ये एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। जो ऊपर जा रहा है वो ठीक है, जो नीचे जा रहा है उसमें ख़राबी है, तो ये क्या है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ये नीचे जा रहा है राइट, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन। कॉजेज़ ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, जिसमें क्या होगा, राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, 1 अबव एंड 2 जो डाउनवर्ड है, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन क्या है कि इन्फीरियर एमआई में लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, ओबीज पेशेंट, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। कॉजेज ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन, लेटरल एमआई में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, थिन टॉल चिल्ड्रन, chronic lung diseases and pulmonary embolism. Causes of extreme axis deviation, no man's land, northwest axis, congenital heart disease and left ventricular aneurysm. इनमें क्या होगी, extreme axis deviation. For PLAB 1 you need to know either it is left axis deviation, lead is up and lead 2 is down, or right axis deviation and the causes of each. तो ये टेबल याद करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें क्या होता है, पी आर इंटरवल इज ग्रेटर देन 0.2 सेकेंड्स, ओनली प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल्स ऑक्युपाइज मोर देन 1 लार्ज स्क्वायर, ठीक है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1 मोबिट्स, इसमें बस पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा, इसमें प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन होगी अंटिल अ ड्रॉप्ड हार्ट बीट, मतलब कि पी आर इंटरवल पहले ना, ठीक है, इतना है, ठीक है, फिर पी आर इंटरवल इतना हुआ है, फिर पी आर इंटरवल इतना हुआ है, ठीक है, फिर बीट ड्रॉप हो गई है, तो ये क्या है, टाइप 1 मोबिट्स ब्लॉक, जिसमें प्रोग्रेसिवली पी आर इंटरवल कम होता जाता है, ठीक है। टाइप 2 में क्या है, पी आर इंटरवल इज कांस्टेंट बट द पी वेव इज ऑफन नॉट फॉलोड बाय क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, मतलब ये बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, एक जैसा आ रहा है, लेकिन बीच में दो आ रही हैं,
पी आर, पीज आ रहे हैं, ठीक है। फिर उन दोनों में इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। फिर जब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है उसमें इक्वल डिस्टेंस है, तो ये क्या है, टाइप 2, ठीक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन पी वेव्स एंड क्यू आर एस, इसमें कोई एसोसिएशन ही नहीं है, ठीक है। 2 3 4 बन रही हैं ऐसे, ठीक है। ये टाइप 1 है जिसमें क्या है 0.2 सेकेंड से ज़्यादा है पी आर इंटरवल, इसमें प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है और फिर ड्रॉप्ड बीट आ रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो पी आर इंटरवल है वो तो एक जैसा है लेकिन बीच में एक ड्रॉप्ड बीट आ जाती है, ठीक है। और जो हाँ सही है, और इसमें ड्रॉप्ड बीट आ रही है। और थर्ड डिग्री में कि कुछ भी एसोसिएशन ही नहीं है इनकी, ये देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। टाइप 1 टाइप 2, सेकेंड डिग्री टाइप 1 टाइप 2 एंड 2:1। इसमें क्या होता है, ये एक और टाइप है 2:1 जिसमें क्या होगी 2 पी वेव्स एंड 1 क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ओके। मैनेजमेंट ऑफ ए वी हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड मोबिट्स टाइप 1, जिसमें फर्स्ट डिग्री क्या है ग्रेटर देन 2 और मोबिट्स टाइप 1 में क्या है कि इंक्रीज हो रहा है पी आर इंटरवल, ठीक है, प्रोग्रेसिवली, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। जो मोबिट्स टाइप 2 और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक थर्ड डिग्री है उसमें परमानेंट पेसमेकर की ज़रूरत होती है। इनिशियली एट्रोपिन देते हैं फर्स्ट चॉइस फॉर ऑल एसिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, एट्रोपिन सारे ब्रेडिकार्डिया के लिए। देन ट्रांसक्यूटेनियस स्पेसिंग यूज टू बाय टाइम अंटिल ट्रांस वीनस स्पेसिंग इज डन, देन ट्रांसवीनस स्पेसिंग एंड देन परमानेंट पेसिंग। One small square is 0.04 सेकेंड एंड वन लार्ज स्क्वेयर कंटेन्स 5 स्मॉल स्क्वेयर्स, एक बड़ा स्क्वेयर 0.2 है और एक स्मॉल स्क्वेयर 0.04 है। एट्रियल फिब्रिलेशन, बहुत सारी वेव्स आ रही हैं बीच में, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और एट्रियल फ्लटर में 100 टूथ वेव्स हैं। इसमें ना क्या होता है, इरेगुलर रिदम होता है, ठीक है, इरेगुलर रिदम, इसमें रेगुलर है। एजेंट्स यूज टू कंट्रोल रेट कंट्रोल इन पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन, इफ द पेशेंट इज स्टेबल और हाइपोटेंशन नहीं है, देन बीटा ब्लॉकर्स फॉर एग्जांपल टिनोलोल, बिसोप्रोलोल, मेटाप्रोलोल फर्स्ट लाइन, बट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एस्मा, अगर एस्मा है तो हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन diltiazem verapamil used in asthmatic patients, so digoxin not considered first line anymore as they are less effective at controlling the heart rate during exercise. However, their preferred choice of if the patient has coexistent heart failure, अगर उसको हार्ट फेलियर है तो हम दे सकते हैं। अगर हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, ठीक है, ब्लड प्रेशर उसका लेस देन 90 तो हम कार्डियोवर्जन करेंगे। एट्रियल फिब्रिलेशन अगर स्टेबल पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डाइटॉक्सिन देनी है। अगर वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो हमने कार्डियोवर्जन करनी है। इफ द पेशेंट विद एट्रियल फिब्रिलेशन इज अनस्टेबल हाइपरटेंशन एंड द एट्रियल फिब्रिलेशन हैज जस्ट स्टार्टेड एंड नो कार्डियोवर्जन इन द ऑप्शन, तो हम अमायोडारोन देंगे उसको स्टेबल करने के लिए। Atrial fibrillation is a common arrhythmia after surgery, so if it develops after surgery, continue to observe and monitor vital signs. If it does not resolve on its own or it worsens, तो intervene करना, bisoprolol देनी है। Atrial flutter management क्या करना है, कार्डियोवर्जन, atrial flutter की कार्डियोवर्जन मैनेजमेंट। Ventricular tachycardia is a broad complex tachycardia originating from a ventricular ectopic focus, ठीक है, एक ectopic focus से ये generate हो रहा है, ठीक है। It can develop into ventricular fibrillation and therefore requires urgent treatment. P wave might be present or absent. ECG, और इसमें क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव नहीं होती, ठीक है, उसमें नज़र नहीं आती, एब्सेंट होती है। ECG showing broad complex tachycardia in a still conscious patient even if semi-conscious plus atrial activity and hemodynamically stable। ECG में broad complexes नज़र आ रहे हैं, कॉन्शियस है पेशेंट और अगर सेमी कॉन्शियस है तो साथ में एट्रियल एक्टिविटी हो भी सकती है और पेशेंट जो है हीमोडायनामिकली स्टेबल है, ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डिया। तो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो हम क्या देंगे, गिव अमायोडारोन, ही स्टेबल है तो अमायोडारोन दे देनी है। ECG शोइंग वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इन अ हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमने देनी है कार्डियोवर्जन, ही इज़ अनस्टेबल बट हैज़ अ पल्स। और अगर एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, कोलैप्स है, ब्रीथ भी नहीं कर रहा और पल्स भी नहीं, तो हमने उसको डिफिब्रिलेट करना है, ठीक है, एसिंक्रोनाइज्ड शॉक देना है, ठीक है। As the patient is still conscious and with the felt pulse, it is likely ventricular tachycardia, not ventricular fibrillation. अगर उसमें पल्स है और वो कॉन्शियस है तो वो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, ठीक है। However, remember that ventricular tachycardia is managed by amiodarone if the patient is stable and cardioversion if unstable. If no pulse, then immediate defibrillation.
Ventricular fibrillation is the most important shockable arrhythmia. हाइपोकैलेमिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया क्लिनिकली, कि हाइपोकैलेमिया की वजह से वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है. वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इस तरह से नजर आता है, ब्रॉड वाइड QRS कॉम्प्लेक्सेस. एट्रियल फिब्रिलेशन में कोई भी पी वेव नजर नहीं आती. एट्रियल फ्लटर में फ्लटर वेव्स होती हैं, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इसमें कोई पैटर्न ही नहीं होता, ये ऊपर नीचे जा रही है तो फिर भी रिदमिक नज़र आ रहा है, ये इसमें कोई रिदम ही नहीं है. एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन पैल्पिटेशन होती है, टेकिकार्डिया, डिस्निया, फाइब्रिलेटरी वेव्स ऑन द ECG, इरेगुलर रिदम. हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, अगर एजमेटिक है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अगर हाइपोटेंशन है, अनस्टेबल है तो हम कार्डियोवर्जन या IV अमायोडारोन देंगे. एट्रियल फ्लटर, फ्लटरिंग फीलिंग इन द चेस्ट, सॉटूथ वेव्स ऑन द ECG, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन करेंगे. ठीक है. वेंट्रिकुलर टेकी है, रेगुलर एंड फास्ट रिदम होता है. ऑनगोइंग लाइट हेडेडनेस, पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, गिव अमायोडारोन. अगर अनस्टेबल है तो हमने सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करनी है, और अगर पल्सलेस VT है तो हमने इमीडिएट डिफिब्रिलेशन करनी है. डिफिब्रिलेशन इज द अनसिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन. वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ओल्डर एडल्ट, सडन क्लैप्स, नॉट ब्रीदिंग कॉन्शियस, नो पल्स, तो हम इमीडिएट डिफिब्रिलेशन करेंगे. साइनस ब्रेडी, लाइट हेडेडनेस, हाइपरटेंशन, वर्टाइगो, सिंकपी, डिजनेस. तो साइनस ब्रेडी इज द नॉर्मल इन यंग एथलीट्स. द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया इज एट्रोपिन. साइनस टेकिकार्डिया फिजियोलॉजिकल सिचुएशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड एंगर में हो जाता है. हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसमें डेल्टा वेव्स नजर आती हैं ECG में. नैरो कॉम्प्लेक्स सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, यूजुअली इन यंग पेशेंट्स, प्रेजेंट विद पैल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस, रिकरेंट यंग. इनिशियल ट्रीटमेंट क्या होता है, वेल्सेल्वा मैन्यूअर करते हैं और कैरोटिड मसाज करते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने IV एडिनोसिन देना होता है. ठीक है. वेल्सेल्वा मैन्यूअर कैरोटिड मसाज पहले करते हैं. ठीक है. उससे स्लो डाउन हो जाता है, फिर IV एडिनोसिन देते हैं. पोलीमॉर्फिक ब्रॉड कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, बीट टू बीट वेरिएशन विद नो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ब्रॉड QRS, प्रोलॉन्ग QT, फेंडिंग एपिसोड्स, पेशेंट माइट बी यंग एथलीट, रिकरेंट और सैडिस डेपोइंटस. ऐसे होता है, ऐसे ऐसे आ रहा है, फिर ये फिर ऐसे ऐसे आ रहा है. ठीक है. फिर यूँ. तो हमने मैग्नीशियम सल्फेट देना है. क्या देना है, IV मैग्नीशियम सल्फेट. मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वाइल लूप डायूरेटिक्स, फ्यूरोसमाइड, ब्यूमेटेनाइड एंड नाइट्रेट्स आर इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट और decompensated cardiac failure, they have no effect on long-term survival. The following medication have all been shown to reduce mortality in patients with left ventricular failure: ACE inhibitors, beta blockers, angiotensin receptor blockers, aldosterone antagonist, hydralazine with nitrates. तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ACE inhibitors, beta blockers, ARBs, aldosterone and hydralazine with nitrates. How to manage congestive heart failure for all patients for symptomatic relief and reduce the volume overload, हम diuretics यूज़ करेंगे, furosemide, Lasix और bumetanide. Start with the ACE inhibitors or beta blockers, one drug at a time. If the symptoms persist, तो हमने दूसरी ऐड कर देनी है. If the symptoms still persist, तो हमने spironolactone, aldosterone antagonist ऐड करनी है. Spironolactone is a potassium sparing diuretic and aldosterone antagonist. If the patient of congestive heart failure is already on furosemide, beta blockers and ACE inhibitors and still has lower limb edema, this means that the diuretic is not efficient. इसलिए one of the following is needed. या तो हमने furosemide की डोज से ज़्यादा करनी है, या फिर उसको किसी और में चेंज कर देना है, bumetanide या torsemide. Consider admission of IV loop diuretics. If the patient has diabetes, we start with ACE inhibitors instead of beta blockers. क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टिव भी है उसके अगेंस्ट भी. ठीक है. ACE inhibitors are renoprotective and thus beneficial for diabetic patients. Try to link ACE inhibitors with diabetes in your mind. If heart failure plus atrial fibrillation, हार्ट फेलियर भी है और एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो हमने डाइजॉक्सिन देना है. वन माइट आस्क, वॉन्ट फ्यूरोसेमाइड प्लस ACE inhibitors लीड टू हाइपरकैलेमिया, क्योंकि वो स्पेयरिंग है. ठीक है. तो हाइपरकैलेमिया नहीं हो जाएगा. द आंसर इज नो. थायजाइन एंड लूप डायूरेटिक्स कॉजेज हाइपोकैलेमिया and ACE inhibitors and spironolactone causes hyperkalemia. Furosemide is not sparing, spironolactone is potassium sparing. तो इसमें हाइपो होता है, इसमें हाइपर होता है, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को इफेक्ट को. द समरी ऑफ स्टेमाइल, इन एक्यूट सेटिंग हम मोना करते हैं मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट्स एंड एस्पिरिन प्लस हेपेरिन, अनफ्रैक्शन या फिर लो मोलिकुलर वेट. ठीक है. इफ़ द पेशेंट प्रेजेंट विद इन 12 आवर्स तो हम PCI करते हैं. इफ़ नॉट PCI इज अनअवेलेबल तो हम थ्रोम्बोलिसिस एल्टाप्लेस करेंगे. क्रॉनिक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ MI, एस्पिरिन फॉर लाइफ, एंटीकोगुरल और प्राजोगुरल, क्लोपिडोग्रल देंगे, बीटा ब्लॉकर्स, ACE inhibitors, statins. A2 BCS. ठीक है. एस्पिरिन, ACE inhibitors, बीटा ब्लॉकर्स, क्लोपिडोग्रल, statins. पेटेंट फोरामेन ओवेल, द फोरामेन अलोज ब्लड टू पास फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है. दो एट्रिया के दरमियान जो है ये क्या है, फोरामेन ओवेल. ठीक है. तो ये क्या करता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम ब्लड के फ्लो को
पास होने देता है ड्यूरिंग द फीटल ग्रोथ डेवलपमेंट. द ओपनिंग इज सपोज टू क्लोज सून आफ्टर बर्थ बट समटाइम्स इट डज नॉट. कभी कभी ये क्लोज नहीं होती. इन अबाउट 1 out of 4 पीपल द ओपनिंग नेवर क्लोज. इफ इट डज नॉट क्लोज इट इज कॉल्ड पेटेंट फोरामेन ओवेल. In most of these individuals, the patent foramen ovale causes no problems and remain undetected throughout life. Patent foramen ovale has long been studied because of its role in paradoxical embolism. An embolism that travels from the venous side to the arterial side, जो कि venous side से arterial side में आ जाता है. This may lead to a stroke or transient ischemic attack. तो हम इसमें क्या करते हैं? Transesophageal echocardiography is considered the most accurate investigation to demonstrate a patent foramen ovale. Transesophageal echo करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए. पेटेंट फोरामेन ओवेल में ऑल्सो बी एन इंसिडेंटल फाइंडिंग. द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज ट्रांसएसोफेजियल एको विद बबल कॉन्ट्रास्ट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन डायग्नोजिंग पेटेंट फोरामेन ओवेल. ट्रांसएसोफेजियल एको विद बबल कॉन्ट्रास्ट, ये क्या है? पेटेंट फोरामेन ओवेल. ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम. Important complication of myocardial infarction, cardiac arrest. This most common occurs due to patient developing ventricular fibrillation. ठीक है, उसके बाद ventricular fibrillation हो जाए. This is most common cause of death following an MI. Patients are managed as per the ALS protocol with defibrillation. ठीक है. Chronic heart failure हो सकता है. If the patient survives the acute phase, their ventricular myocardium may become dysfunctional, resulting in chronic heart failure. For all patients, for symptomatic relief and to reduce the volume overload, loop diuretics हम देते हैं. Then start with the ACE inhibitors or बीटा ब्लॉकर्स. अगर सिम्टम्स रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, एड द अदर वन. इफ द सिम्टम्स स्टिल परसिस्ट देन एड स्पाइरोनोलेक्टोन. इंपॉर्टेंट. इफ अ पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन एन एसी इनहिबिटर, फॉर एग्जाम्पल ज़िनोब्रिल, और इज ऑलरेडी ऑन ARBs एंड ही नीडेड एन एडिशनल मेडिकेशन फॉर हिज क्रॉनिक हार्ट फेलियर, तो हम बीटा ब्लॉकर चूज़ करेंगे. अगर वो ऑलरेडी एसी इनहिबिटर्स या फिर बीटा ब्लॉकर्स भी ले रहे हैं तो हम स्पाइरोनोलेक्टोन चूज़ करेंगे. Tachyarrhythmias. Ventricular fibrillation, as mentioned above, is the most common cause of death following an MI. Other arrhythmias can also occur. For example, ventricular tachy. Management: check the patient's pulse. अगर pulse नहीं है तो commence the arrest protocol and deliver immediate defibrillation और administer करना है oxygen. Pericarditis occur within 48 hours after an MI. Within 2 days pericarditis हो सकता है. Features क्या होता है? Pleuritic chest pain that is worse on lying flat and during inspiration, fever and pericardial rub भी हमें मिलती है. Pericardial effusion may develop leading to enlarged globular heart on chest X-ray and is confirmed on echo. इसमें widespread saddle-shaped ST elevation होती है with upward concavity प्लस PR डिप्रेशन. मैनेजमेंट क्या है कि हम NSAIDs देंगे, शुड बी यूज. फॉर एग्जाम्पल इबोप्रोफिन, एस्पिरिन, इंडोमेथासिन. ट्रीटमेंट शुड लास्ट एटलीस्ट 7 to 14 days. कोल्चिसिन दे सकते हैं क्योंकि पेरिकार्डाइटिस से इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमने क्या करना है? इन्फ्लेमेशन को कम करना है, रिड्यूस करना है. ठीक है, एज एन एडजंक्ट टू NSAIDs टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड रिकरेंस. ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है? ये पेरिकार्डाइटिस की तरह के फीचर्स होते हैं लेकिन ये 2 to 6 weeks में होते हैं. वो 2 days में होता है पेरिकार्डाइटिस. तो ड्रेसलर क्या होता है? 2 to 6 weeks में होता है. फॉलोइंग एन MI, द अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजी इज thought to be an autoimmune reaction against antigenic proteins formed as the myocardium recovers. It is characterized by a combination of fever, pleuritic chest pain that worsens inspiration, lying flat, pericardial effusion, and a raised ESR. It is treated with NSAIDs. Widespread saddle-shaped ST elevation plus PR depression. इसमें भी वही वाली findings हैं जो कि pericarditis में. Left ventricular aneurysm. The ischemic damage sustained during a MI episode may weaken the myocardium, resulting in a thin muscular layer, thus aneurysm formation. ये जो इस्कीमिक डैमेज है ड्यूरिंग द MI एपिसोड, वो उसने क्या कर दिया? वीक कर दिया मायोकार्डियम को. इस वजह से मस्कुलर लेयर थिन हो जाती है और एनेरिज्म फॉर्म हो जाता है. दिस यूजुअली लास्ट occur 4 to 6 weeks post MI. This is typically associated with persistent ST elevation and left ventricular failure. A thrombus may form within the aneurysm, increasing the risk of stroke. Aneurysm में thrombus बन जाता है, stroke के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. Patient are therefore anticoagulated. ECG persistent is ST elevation plus left ventricular failure. चेस्ट एक्सरे में एनलार्ज हार्ट विद बल्ज एट द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर हमें नजर आएगा. एको पैराडॉक्सिकल मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल. वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. रप्चर ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यूजुअली ऑकर इन द फर्स्ट वीक. ठीक है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है अगर रप्चर हो तो फर्स्ट वीक के अंदर हो जाता है आफ्टर एन MI अटैक एंड सीन अराउंड 1 to 2% ऑफ द पेशेंट्स. फीचर्स एक्यूट हार्ट फेलियर एसोसिएटेड विद द पैनसिस्टोलिक मर्मर. बेस्ट हर्ड द लेफ्ट लोअर स्टर्नम बॉर्डर प्लस हार्ट फेलियर बाय बेसिलर क्रैकल्स प्लस शॉक. एन एको इज डायग्नोस्टिक एंड विल एक्सक्लूड एक्यूट mitral regurgitation which presents in a similar fashion. Urgent surgical correction is needed. Acute mitral regurgitation, ठीक है, इसमें क्या होता है? पैनसिस्टोलिक मर्मर. mitral regurgitation में क्या होता है? पैनसिस्टोलिक मर्मर. Occurs 2 to 15 days after an MI due to ischemia or rupture of the papillary muscles of the mitral valve. And early to mid systolic or pansystolic murmur is typically heard at the apex. May present with hypertension, tachycardia and pulmonary edema. With pulmonary edema, shortness of breath होगी, babasal crackles and tachycardia. To diagnose
माइट्रो रिगर्जिटेशन एको करते हैं। और ट्रीटमेंट क्या होता है कि वैसोडायलेटर बट ऑफन रिक्वायर्स इमरजेंसी सर्जिकल रिपेयर। एक्यूट ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होता है सिमिलर टू माइट्रल बट द पैनसिस्टोलिक मर्मर इज हर्ड ओवर द लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। उसमें एपेक्स में मिलता है पैनसिस्टोलिक मर्मर, और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में हमें स्टर्नल बॉर्डर पे मिलता है, लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। Important note: pericarditis can occur as a complication of MI, may develop shortly within 2 days or Dressler within 2 to 6 weeks. Pleuritic chest pain that worse on lying flat and during inspiration, improves on upright sitting forward. Pericardial rub, widespread saddle-shaped ST elevation on the ECG. They can also lead to pericardial effusion and large globular heart on the chest X-ray, and if severe enough, cardiac tamponade can also develop. Also enlarged globular heart of the X-ray plus backstride, hypertension, muffled heart sound, and high JVP. ये हमने देख लिया था कि इन्फीरियर MI 2-3 AVF में होता है, राइट क्रोनरी इसको सप्लाई करती है। लेटरल MI 1 AVL V5 V6 में होता है और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से सप्लाई करती है। लेटरल लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। और ये राइट कोरोनरी। एंटीरियर सेप्टर V1 to V4 लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है। लेटरल MI तो 1 AVL V4 V5 V6 लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग, ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स इसको सप्लाई करते हैं। वाइड स्प्रेड ST डिप्रेशन प्लस ST एलिवेशन इन AVR, तो ये क्या है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, ठीक है, मेन कोरोनरी आर्टरी, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। एनी पेशेंट प्रेजेंट विद स्टेमी, तो हमने मोना करना है मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड एस्पिरिन, PCI करते हैं विदिन 12 आवर्स। अगर वो ऑब्टेनेबल नहीं है तो एल्टाप्लेज, और अगर दोनों ऑप्शन में ही है तो स्ट्रेप्टोकाइनेज। एनी पेशेंट प्रेजेंट विद एनसेमी और अनस्टेबल एंजाइना, हमने एस्पिरिन और लोमोलिग्लेवेट हेपरिन देनी है। अगर लेफ्ट मेन क्रोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, तो हमने इमरजेंसी क्रोनरी एंजियोग्राफी करनी है। द फर्स्ट चॉइस फॉर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया एट्रोपिन देते हैं उसके लिए, ठीक है। Given 0.5 mg IV portion may be repeated up to a total of 3 mg. What if he was given atropine लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो हमने क्या करना है, टेम्परेरी ट्रांसक्यूटेनियस पेस मेकर देना है। सेकेंड लाइन पे डोपामिन एंड एपिनेफ्रिन देते हैं, क्या देते हैं, डोपामिन एंड एपी। इफ द क्वेश्चन वाज द नेक्स्ट स्टेप और द इनिशियल लाइन, द आंसर वुड बी O2 ABCD। O2 पहले ऑक्सीजन फिर ABCD। बैकस्ट्राइड, हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड एंड इंक्रीज JVP, कार्डिक टेम्पोनेट एको करते हैं। डायग्नोसिस पेरिकार्डियोसेंटेसिस फॉर द ट्रीटमेंट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें न्यू मर्मर होता है प्लस फीवर, ठीक है। थिंक ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्लस देयर आर राइगर्स एंड मलेज। द इनिशियल स्टेप इज ब्लड कल्चर हमने करना है, देन एको सीरियल ऑफ ब्लड कल्चर्स हम करते हैं। 6 weeks फॉलोइंग MI, 59-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद a 10-day हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट फीवर एंड न्यू ऑनसेट ऑफ सॉफ्ट हाई पेस्ड मर्मर एट द एपेक्स, तो हिज ECG नॉर्मल, फीवर प्लस न्यू ऑनसेट मर्मर, तो एंडोकार्डाइटिस हमने देखना है। कार्डियो में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसमें फीवर आता हो, सिर्फ 1-2 ही चीज़ें हैं। एक तो एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है, और बाकी कोई जैसे कोई और इन्फेक्शन हो गया, पेरिकार्डाइटिस उसमें हो सकता है, लेकिन एंडोकार्डाइटिस में प्रोमिनेंटली फीवर होता है, ठीक है। A previous episode of endocarditis, the strongest risk factor is cardiomyocytic valve disease, prosthetic valves, congenital heart defects and intravenous drug uses. ये risk factors हैं इसके। Causative organism क्या हो सकते हैं, Staph aureus is the most common cause of infective endocarditis. Staph epidermidis general, ठीक है। epidermidis जो है prosthetic valve surgery में most common है, और viridans are the commonest cause in people with poor dental hygiene or following dental procedure, उनमें streptococcus viridans है। aureus epidermidis viridans। Features and diagnosis: modified Duke criteria. Infective endocarditis is diagnosed in one of the following situation: 2 major criteria or 1 major, 3 minor और 5 minor। 2 major, 1 major और 3 minor, या फिर 5 minor। मेजर क्राइटेरिया क्या है कि पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ जाता है। 2 positive blood culture showing typical organism consistent with infective endocarditis such as Strep viridans and Hessek group, or persistent bacteremia from 2 blood culture taken greater than 12 hours apart, or 3 or more positive blood cultures where the pathogen is less specific, such as Staph aureus and Staph epidermidis. Not to be confused, it is true that Staph aureus is the commonest pathogen in infective endocarditis. However, it is not specific for infective endocarditis as it causes many other inflammations. Evidence of endocardial involvement, i.e. positive echo for infective endocarditis. Positive echo, oscillating structures, abscess formation, new valvular regurgitation or dehiscence of prosthetic valves, or new valvular regurgitation. Minor criteria क्या है, predisposing heart condition, intravenous drug users, microbiological evidence that does not meet the major criteria, fever greater than 38, vascular phenomena कि मेजर एम्बोलाइज स्प्लीनोमेगली है, क्लबिंग है, स्प्लिंटर हेमरेजेस बने हुए हैं जिनमें लाइंस है, पटिकी या परपरें। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिनन, उसे कोई पहले डिजीज है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑस्लर्स नोड, रॉट स्पॉट्स,
ये रेड स्पॉट्स होते हैं ऑस्लर नोड्स, ये जॉइंट्स पे नोड्स बने हुए होते हैं. ऑस्लर नोड्स आर द पेनफुल रेड नोड्यूल्स ऑन द हैंड्स और फीट दैट कैन परसिस्ट फॉर आवर्स, और जिनमें लेयर्स इन नॉन टेंडर स्मॉल एरिथेमेटस मैक्युलर या नोडुलर लेयर्स होती हैं ऑन द सोल्स ऑफ द पाम्स. ये स्प्लिंटर हेमरेजेस हैं, ये आई में होते हैं रेड स्पॉट्स, और जेनवे लेयर्स ऐसे रेड स्पॉट्स होते हैं ऑन द पाम्स. एंड ऑस्लर नोड्स आर प्रेजेंट इन द ऑस्लर नोड्स. वो तो डिस्कलरेशन है. ठीक है. एंडोकार्डाइटिस इनिशियल एम्पिरिकल ब्लाइंड थेरेपी, नेटिव वाल्व एंडोकार्डाइटिस. इसमें क्या देना है, मोक्सी प्लस लो डोज जेंटा प्लस और वेंको प्लस लो डोज जेंटा. इफ पेनिसिलिन एलर्जिक और मेडिसिन रेजिस्टेंस या फॉर सस्पेक्टेड रेस्पिरेटरी सेप्सिस तो हमने वेंको देनी है. इफ हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस, वेंको, लो डोज जेंटा एंड रिफैम्पिसिन. The most important note to remember is that in any patient presenting with fever plus a new heart murmur, suspect infective endocarditis and order blood culture until proven otherwise. A man who had dental extraction a few days ago present with petechiae. His vitals are stable except his body temperature, which is 38.9. On examination, he has petechiae, painful nodules on palms and cardiac murmurs. तो painful nodules on palms क्या हैं? Osler's nodes. ठीक है. और डेंटल एक्सट्रैक्शन हुई है तो कौन सा कॉमन है, विरिडेंस. ठीक है. तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है. ठीक है. अंडरलाइंग कॉज ऑफ दिस कंडीशन इज इन्फेक्शन एंड द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग स्टेप इज ब्लड कल्चर. अ मैन प्रेजेंट विद फीवर, कंफ्यूजन, पेटिकिया. दिस इज अ पिक्चर ऑफ हिज सोल्स. ये बहुत सारे लेगिंग्स बने हुए हैं. ये क्या है, ये हैं जीनवेज लेयन. But the most appropriate investigation, blood culture. ये जीनवेज लेयंस हैं. Minor criteria of infective endocarditis, likely infective, or blood culture, then echo. In a patient with atrial fibrillation, we use CHA2D ये वाले स्कोर, वास्क स्कोर, ताकि डिटरमिन करने के लिए कि आगे कितनी प्रोबेबिलिटी है उसके स्ट्रोक की. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, एज, डायबिटीज मेलाइटस, प्रायर स्ट्रोक और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वैस्कुलर डिजीज, एज 65 to 74 years. 75 years, sex category. Give warfarin or DOACs, direct oral anticoagulants, apixaban, rivaroxaban, all patients with greater than score 2. Consider giving warfarin or DOAC to men who have greater than 1 score. Congestive heart failure, hypertension, age, diabetes, prior stroke, vascular disease, sex category. Advantage of DOAC, डॉक्स या डॉक जो भी है. नो नीड फॉर INR मॉनिटरिंग, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 to 4 hours, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज. इसके डिसएडवांटेज क्या है कि कोई एंटीडोट नहीं है, रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बाय द पेशेंट. इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सिस्टम टू नो, CHA2DS2 VASC score is used to determine the need to anticoagulants in a patient who has atrial fibrillation. जिनमें atrial fibrillation जिनमें ज़रूरत है anticoagulants की. ABCD2 score prognostic होता है, used to identify the risk of future stroke in patient who have had suspected TI in the following 7 days. Not advised to be used now according to the recent 2019 guidelines. The Has blood score estimates the risk of major bleeding for patient on anticoagulation of atrial fibrillation, or Dragon score predict 3-month outcome in ischemic stroke patient receiving tissue TPA, for example deltaplase. The Q risk 2 score is used to determine the risk of cardiovascular event in the next 10 years.